हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडियो जाइए आज हम 12वीं यूपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट देखने वाला है, जो कि आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा जो आपका टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे। टेस्ट नंबर 1 आपका जनरल स्टडीज का होने वाला है। ध्यान रखिए, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी जनरल मेंटल एबिलिटी का होने वाला है। आप लोग बोलिए कि भैया सेट तो आपका ये इसका खत्म हो चुका, तो अभी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपका टेस्ट 1 और टेस्ट 2 और 3 ये आपका रह गया था, तो आज हम लोग पीछे से आपको कंप्लीट कराएंगे। ध्यान रखिएगा, आज आपका टेस्ट नंबर 1 होगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 आपका। ध्यान रखिए, देखिए पार्ट 1 में आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिए, 1 से 75 नंबर पर प्रश्न आपका विथ व्याख्या के साथ में आज कंप्लीट होगा। बाकी हम लोग पार्ट 2 देखेंगे कल। और ध्यान रखिएगा भैया, वीडियो को 1.10x पर जरूर देखिएगा। चलिए बिना कोई देर के वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक भी आप लोग कर दीजिएगा। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या हो रहा है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ये माना जाता है। ध्यान रखिए, देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने देश में वैज्ञानिक पुरातात्विकों और सर्वेक्षण की शुरुआत की और भारतीय पुरातत्व में प्रथम महानिदेशक के रूप में योगदान दिया। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षु जीवन को शासित करने वाले नियमों को समाहित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भिक्षु जीवन को शासित करने वाले नियमों को समाहित करता है? समाहित करता है कौन करता है? समाहित आपको कहता है विनय पिटक करता है। कौन कहता है? विनय पिटक। ध्यान रखिए, देखिए विनय पिटक त्रिपिटक का एक अंग है जो विशेष रूप से बौद्ध संघ के नियमों और अनुशासन से संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ विशुद्धि मांग के रचनाकार हैं? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ विशुद्धि मांग के रचनाकार थे? कौन सा रचनाकार थे? तो आपका बुद्ध घोष थे। कौन सा? तो बुद्ध घोष थे, याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए विशुद्धि मार्ग अर्थात शुद्धि की मार्ग, देखिए थेरवाद बौद्ध धर्म के सबसे प्राथमिक और व्यावसायिक ग्रंथों में से एक थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है या फिर गलत है? कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में मगध के आधुनिक पटना गया शाहाबाद क्षेत्र में कुछ भाग सम्मिलित हैं। क्या बोल रहा है? मगध में आधुनिक पटना गया शाहाबाद क्षेत्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। सम्मिलित हैं, क्या कथन एक आपका सही है? तो कथन एक भी आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में देखिए, कौशल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शामिल थे और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। क्या कथन दो आपका सही है? तो कथन दो आपका बिल्कुल सही नहीं है। देखिए कौशल उत्तरी, इसका सही उत्तर सुनिएगा भैया, 2 नंबर का। देखिए कौशल पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था, ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तरी पूर्व उत्तर प्रदेश में स्थित था, ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में। 3 नंबर में देखिए क्या है, मगध का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती था, इसकी राजधानी उज्जैन थी। क्या कथन 3 आपका सही है? तो कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। कथन 4 में है, अवंती के राजा अनुरोध पर अजातशत्रु ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। क्या आपका कथन 4 आपका सही है? तो कथन 4 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 1 सही है और 3 सही है। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए भैया, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, क्योंकि आप लोग बीपीएससी का क्वेश्चन सेट देख रहे हैं, ना कि आप बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का देख रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यार इसमें कौन सा कथन आपका सही है या फिर गलत है, आप लोग को पढ़ने के साथ में पता चल जाएगा। देखिए डेरियस यानी कि दारा 1516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था। क्या कथन 1 सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो ये बिल्कुल आपका सही है। दाएं से बाएं आपका खरोष्टी भाषा लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा। भारत में हाथ सिक्के ईरानी प्रभाव के कारण विकसित हुए। क्या कथन 3 आपका सही है? तो कथन 3 आपका बिल्कुल सही नहीं है। क्या बिल्कुल आपका सही नहीं है? ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर का 1 और 2 आपका सही है, 3 आपका गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? किसने आपका प्रथम
किसके, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब ध्यान रखिएगा, देखिए आपको कौन पढ़े थे, तो आपको जेम्स प्रिंसेस पढ़े थे। कौन पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेस पढ़े थे। देखिए सम्राट अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे। लंबे समय तक इन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका। जेम्स प्रिंसेस जो एक ब्रिटिश विद्वान और प्रचुर विशेषज्ञ थे, ब्राह्मी लिपि में सफलतापूर्वक पढ़ा, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान खरोष्टी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों से संबंधित है, तो देखिए आपका शाहबाज गढ़ी आपका जो है सो अशोक के अभिलेखों से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख रुद्रदामन प्रथम की प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं लोक कल्याणकारी उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा भैया, क्वेश्चन ध्यान से निकलेगा तो यानी कि क्वेश्चन वो आपका दिमाग से निकल जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख रुद्रदामन प्रथम की प्रशासनिक, सांस्कृतिक एवं लोक कल्याणकारी उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। विस्तृत जानकारी प्रदान करता है तो आपको जूनागढ़ करते हैं। कौन करते हैं, तो जूनागढ़ करते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख केंद्र आपको कौन थे, तो आपका ताम्रलिप्ति थी। कौन से, ताम्रलिप्ति थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए ताम्रलिप्ति यानी कि वर्तमान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। गुप्त काल के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और इसे उत्तर भारत के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न जाने से पहले भी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिए, और लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित नहीं था। चिकित्सा के क्षेत्र से आपका संबंधित कौन नहीं था, तो आपका भास्कराचार्य जो है आपको चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो निम्नलिखित ऐतिहासिक स्मारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्मारकों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा स्मारक भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या बोल रहा है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्मारक जो है सबका भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग को बताना था। देखिए अजंता की गुफाएं जो आपका है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपका लेपाक्षी मंदिर भी जो है सो आपका भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें। सांची का स्तूप जी इसमें जो है इसके स्मारक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध आपका नहीं है, याद रखिएगा। तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। चलिए सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सूर्य मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कोणार्क। बाघ गुफाएं ये आपका हो जाएगा धार। देखिए कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति ये आपका हो जाएगा मथुरा। देखिए दशावतार मंदिर ये आपका हो जाएगा देवगढ़, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए इसमें बोल क्या रहा है आपका, देखिए उड़ीसा का कोणार्क मंदिर सूर्य देव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसको समर्पित है भैया, ये आप लोग को बताना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से किस वंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। निम्नलिखित में से किस वंश ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये तो आपको पता होगा भैया, चंदेल करवाए थे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया की नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया की और नौसैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। कौन किए थे, तो ये आपको राजेंद्र प्रथम किए थे। कौन किए थे, तो राजेंद्र प्रथम किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए थानेसर के हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। थानेश्वर के हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यह बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय का अनुयायी था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इन्होंने 643 ईस्वी में कन्नौज और प्रयाग के 2 बौद्ध सभाएं आयोजित की, ये कि आपका बिल्कुल सही है। देखिए 3 में आपका बौद्ध भिक्षु हैंसोंग के उसके दरबार का हिस्सा था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिए 2 और 3 आपका सही है। किसके बारे में, थानेसर हर्षवर्धन के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु के गौतम बुद्ध से मिलने का उल्लेख करता है? तो देखिए अमछा फल शुद्ध करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गया होगा भैया तो माफ़ कर दीजिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन से जानते हैं। देखिए समन्न फल सूत्र एक महत्वपूर्ण संपाद का वर्णन मिलता है, जिससे मगध का राजा अजातशत्रु का आध्यात्मिक जीवन और संन्यास लाभों के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बौद्ध से मिलने जाता है। बुद्ध से मिलने से पहले अजातशत्रु ने उसी समय उसे समकालीन शरण आर्यों में जैसे पूर्णकश्यप, मखली, गोशाल, अजित, कौशंबली आदि में परामर्श किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा भैया, हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न बताइएगा, बौद्ध स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित किसे आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? बौद्ध स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको माना जाता है मखिल गोसाल को आपका माना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आजीवक नीति के सिद्धांत का विश्वास करते थे। इसके अनुसार सभी घटनाएं पूर्णाधारित होती थी, मानव कर्मों का अभाव नहीं पड़ता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूरा सोल्यूशन देखेंगे तो ये तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए बौद्ध और जैन स्रोतों के अनुसार मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, जो गौतम बुद्ध और महावीर के युग में विकसित हुआ एक श्रम धार्मिक आंदोलन था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। चीनी यात्री फयान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक परोपकारी चिकित्सालय का उल्लेख किया था। यह चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो आपका पाटलिपुत्रा में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। सूची 1 आपका रचनाकार है, सूची 2 में आपका कृषि है। रचनाकार ये सारा आपका रचनाकार हो गया और ये सारा आपका कृषि हो गया, आप लोग को मिलान करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए शम्स ए सिराज अफीफ, इसका मिलान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तारिक ए फिरोजशाही, ध्यान में रखिएगा। देखिए मिनहाज उस सिराज रचनाकार कृति अगर क्या जो इनका कृति आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए। तबकात ए नासिरी, जियादुन बरनी आपका हो जाएगा फतवा ए जहानदारी, अमीर खुसरो हो जाएगा ख्वाजन इन फतू, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग याद करना बेहद जरूरी है भैया, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़ के याद कर लीजिए। थोड़ा सा वीडियो यहाँ रोक लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। सूची 1 में आपका है हड़प्पा स्थल दिया हुआ, सूची 2 में आपका वर्तमान समय दिया हुआ है। बताए मंडी आपका वर्तमान आपका किस राज्य में है? मंडी वर्तमान में आपका किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो लोथल आपका किस राज्य में अभी वर्तमान में है? तो लोथल आपका जो है अभी गुजरात में है। तो बनावली आपका किस राज्य में है? तो बनावली आपका अभी हरियाणा में वर्तमान में भी स्थित है। कालीबंगन अभी कहाँ राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। भारतीय धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भावी बुद्ध माना जाता है? भारतीय धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भावी बुद्ध माना जाता है? भावी बुद्ध आपका मैत्रेय को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। सब क्वेश्चन है भैया, इतना ईजी क्वेश्चन आ जाता है कि एकदम दिमाग खराब हो जाता है। 23 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए जैन धर्म का प्राचीनतम धार्मिक साहित्य मूलतः किस भाषा में संकलित किया गया था? किस भाषा में संकलित किया गया था? तो ये आपका अर्धमागधी भाषा में संकलित किया गया था। देखिए जैन धर्म, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं भैया। देखिए जैन धर्म के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में रचे गए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 के बाद। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद यूनानी बैक्ट्रियाई, राजा मिलिंद यानी कि मिनांडर और निम्नलिखित में से किसे बौद्ध भिक्षु के बीच दार्शनिक संवाद का उल्लेख मिलता है? किसके बीच में दार्शनिक संवाद का उल्लेख मिलता है? तो आपका नागसेन के बीच में आपका मिलता है, याद रखिए। इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए यूनानी बैक्ट्रियाई यानी कि इंडो ग्रीक राजा मिलिंद मिनांडर और विद्वान बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक दार्शनिक चर्चाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। इसमें देखिए भैया आपको कोई भी कथन सही नहीं है, ध्यान रखिए। इसमें कोई भी कथन आपका सही नहीं है क्योंकि हम पहले ये बार पढ़ चुके हैं।
चलिए 26 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किस अशोक का अभिलेख ऐसा एकमात्र अभिलेख है जिनमें अशोक ने स्वयं को स्पष्ट रूप से मगध का राजा कहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख ऐसा एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को स्पष्ट रूप से मगध का राजा कहा है। मगध का राजा आपका कौन कहा था? मगध का राजा आपका कौन सा अभिलेख में कहा था? भाब्रू अभिलेख में ये बोले हैं, याद रखिएगा। किसमें? आपका भाब्रू अभिलेख में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। देखिए कथन 1 में आपका है अशोक के अभिलेख मौर्य समाज शतवर्गीय विभाजन का विस्तृत वर्णन करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या? तो बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2 में देखिए मैनास्थिन सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था। ये आपका जो देखिए कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में मौर्य काल में भूमि राजस्व की वसूली सीताध्यक्ष द्वारा की जाती थी, तो बिल्कुल आपका सही है, जो सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जो इसमें बोला कौन सा कथन आपका सही है, तो 2 और 3 सही है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा भैया, और ध्यान से आप लोग को भी थोड़ा सा ध्यान क्वेश्चन पर रखना पड़ेगा। इधर उधर थोड़ा सा भी ध्यान जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग से ये क्वेश्चन निकल चुका है। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सबसे पहले बृहत पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं? तो ये निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सबसे पहले बृहत पैमाने पर स्वर्ण की मुद्राएं जारी की हैं? तो आपका देखिए विम कडफिसेस किए थे। कौन किए थे? विम कडफिसेस किए थे। कौन सा आपका? तो आपका सबसे पहले पैमाने पर स्वर्ण की मुद्राएं जारी इन्होंने ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में आपका संबंधित तथ्य है। बताइए गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध तथ्य क्या हो जाएगा? इनका संबंध तथ्य आपका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसका संबंध तथ्य आपका हो जाएगा, एक में हो जाएगा वन व्यवस्था का संरक्षक। बताइए सिमुख व्यक्ति का आपका जो है संबंध तथ्य अब क्या क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध तथ्य आपका हो जाएगा, जानवे सातवाहन वंश का संस्थापक है। बताइए अश्वघोष का आपका संबंध तथ्य क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा आपका कनिष्क का समकालीन थे। गिरिदास आपका हो जाएगा अंतिम मौर्य सम्राट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। जो वीडियो थोड़ा सा इसको पोस्ट कीजिएगा और याद कर लीजिएगा, याद कर लेना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, हम देख रहे हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब को नहीं किए हैं आप लोग अभी तक। चलिए बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर आप लोग को चुनना है, बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग एक बार, कौन सा कथन सही है। तो ये खरवेल बौद्ध धर्म के अनुयायी था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। चलिए देखिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए खरवेल आपका कलिंग के चेदी वंश का शासक था। किसका? चेदी वंश का शासक था। खरवेल जो है सो खरवेल कलिंग के चेदी वंश का शासक था, याद रखना है। देखिए 2 में आपका है यह कलिंग के चेदी वंश से संबंधित था, जो कि बिल्कुल आपसे अभी जस्ट हम बताए हैं। उदयगिरी की गुफाओं में स्थित हाथी गुफा अभिलेख उसके शासनकाल के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है, या ध्यान रखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक में है दिक निकाय बुद्ध के दीर्घ उपदेश, जो कि बिल्कुल आपका ये तो सही है। अंगुरतक निकाय उपदेश का संख्यात्मक वर्गीकरण, बिल्कुल आपका सही है। विनय पिटक बिच्छू अनुशासन के नियम, बिल्कुल आपका सही है। उपासक ग्रंथ बौद्ध धर्म का राजनीतिक इतिहास, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सो बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। तो राजनीतिक रत्नाकार क्या राजनीति रत्नाकर ग्रंथ रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? बताइए राजनीति रत्नाकार ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका चंदेश्वर ठाकुर है। कौन? चंदेश्वर ठाकुर। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए भैया थोड़ा सा अगर कहीं हमसे पढ़ने में दिक्कत हो तो प्लीज़ गाली गलौज कमेंट में नहीं कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता भैया। थोड़ा जानते हैं अगर 150 क्वेश्चन कराएंगे उसमें एक क्वेश्चन अगर सोल्यूशन में ही वो भी गलत रहता है, वो हम करवा दिए तो आते हैं भैया लोग बहुत बात बोल के चले जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता सुनने में।
विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक प्रेषित धन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक प्रेषित धन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? भारत की हिस्सेदारी लगभग आपका 15% कितनी है? तो आपका 15% है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 की ओर बताइए, परियोजना विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? परियोजना विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कृषि के आधुनिकीकरण से आपका संबंधित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ये कथन एक में इसे यूनेस्को तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या बोल रहा है? इसे यूनेस्को तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्या कथन एक आपका सही हो जाएगा? तो कथन एक आप तो बिल्कुल सही है। कथन दो में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। क्या है? बिल्कुल आपका गलत है, याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 21 मार्च को नहीं, 23 मार्च को नहीं, 21 मार्च को आपका विश्व हिमनद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 37 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद गणना से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आप लोग भूल गए होंगे, बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद गणना से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? सबको पता है पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ बन गया। कौन सा राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ आपका सबसे पहला राज्य बन गए हैं। अगला 38 नंबर प्रश्न बताइए, भारत द्वारा शुरू किए गए भारत जलवायु मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिएगा, भारत द्वारा शुरू किए गए भारत जलवायु मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? तो एक वैश्विक जलवायु तो मुकदमेबाजी ढांचा स्थापित करना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के जलवायु मंच एक राष्ट्रीय मंच है, जिसे भारत में स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, वित्तीय संस्थाओं और शोधकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। मतलब विश्व के पहले क्रोयोबोर्न वैली कोरल यानी कि शिशु मूंगे निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित किए गए हैं? किस देश द्वारा विकसित किए गए? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किए गए हैं। इस सब क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग खुद से नहीं पढ़िएगा भैया, तो कोई उपाय नहीं है, मेरा बोलने से आपको उतना समझ में आएगा नहीं, तो आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, होलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से, देखिए होलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। कौन सा? देखिए, होलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की। बताइए, निम्नलिखित में से किसे 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच विश्व के स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे 2025 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो आपको किसे शामिल किया गया? तो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जब तक 1-2 क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं तब तक आप लोग ऐसे आंसर नहीं बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 41 नंबर प्रश्न तब जानेंगे कि आप लोग आंसर दिए हैं। तो ये भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो भारत में जीव विज्ञान डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में किस शहर में स्थापित किया गया था? फरीदाबाद में आपका स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। अगला 43 नंबर प्रश्न देखिए,
देखिए स्क्रैम जेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? स्क्रैम जेट इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। किसके बारे में? स्क्रैम जेट इंजन के संबंध में, स्क्रैम जेट इंजन के बारे में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक स्क्रैम जेट इंजन दहन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जबकि रॉकेट इंजन अपने साथ ईंधन और ऑक्सीकारक दोनों को वहन करता है, जो कि बिल्कुल आपका एक सही है। कथन दो आपका जो से बिल्कुल गलत है भैया, क्योंकि हम अभी पढ़ लिए हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। क्योंकि देखिए कोई भी सेट हम करवाने से पहले भैया एक बार हम खुद से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमको बताना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 44 की। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा देश बिस्मटैक का सदस्य है? तो उपयुक्त में से कौन सा देश बिस्मटैक का सदस्य है? बिस्मटैक का सदस्य आपको कौन कौन सा देश है बताइए। देखिए पहला तो आपका बांग्लादेश हो गए, बिस्मटैक का सदस्य हैं, याद रखिए। आपका नेपाल भी है, उसके बाद आपका भूटान भी है, उसके बाद आपका बांग्लादेश, म्यांमार भी है। मालदीव जो है आपका बिस्मटैक का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, नेपाल और भूटान है। नेपाल और भूटान है, ठीक है, बिस्मटैक के, याद रखिएगा। बताइए इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? सचिवालय आपका ढाका बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका? इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी रोम संबंधी से पक्षकार हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा भैया। उपयुक्त में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के रोम संबंधी का पक्षकार है? रोम संबंधी का पक्षकार है, तो आपका कौन कौन हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, यह ध्यान क्या रखना भैया, उसको ध्यान नहीं रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न बताइएगा। सूची वन में आपका सैन्य अभ्यास है, असंबद्ध देश है। बताइए धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन का आपका मिलान करना है, क्या करना है? तो आपको कौन सा देश से संबंध है, कौन सा इसके संबंध में कौन सा देश हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान। मतलब मित्र शक्ति का संबंध कौन सा देश हो जाएगा? तो मित्र शक्ति का संबंध आपका जो है सो हो जाएगा आपका श्रीलंका। देखिए इक्विवेरियन का संबंध देश आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मालदीव। खंजर का हो जाएगा आपका किर्गिस्तान, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। तो भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1996 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ये केंद्रीय बजट 2026 में भविष्योन्मुखी खाद्य और पोषक सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्माप्लाज्म यानी कि जनन द्रव्य पंक्तियों वाले एक दूसरे के राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक 1946 में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी संसाधनों ब्यूरो द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है भैया, समझना तो पड़ेगा आप लोग को। देखिए प्रौद्योगिकी उन्नत अतिचालक टोकामक जो हाल ही में समाचारों में था किससे संबंधित हैं? प्रौद्योगिक उन्नत अतिचालक टोकामक जो हाल ही में समाचारों में था वह किससे संबंधित हैं? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया के अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रायोगिक संरक्षण संलयन रिएक्टर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 की ओर। चलिए बताइए चमन अरोड़ा किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो आपका डोंगरी भाषा में आपका प्राप्त हुआ है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर आत्मकथा एक सेकंड रुक जाइए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर से जानते हैं। देखिए चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक होर आत्मकथा के लिए डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका 24 जनवरी को जो है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 51 नंबर प्रश्न बताइए, मिशन मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिशन मौसम के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कौन सा सही नहीं है। देखिए यह मिशन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे स्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत है। क्या है? बिल्कुल आपका गलत है, याद रखिएगा, बिल्कुल गलत है। बाकी ए सही है, बी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर। देखिए INS सूरत के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? क्या INS सूरत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में यह भारतीय नौसेना परियोजना 15वीं गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर निर्देशित मिसाइल विध्वंसक कार्यक्रम का चौथा और अंतिम जहाज है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किसके? INS सूरत के संबंध में। देखिए यह भारतीय नौसेना का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूक्ष्म युद्धपोत है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह एक विमान वाहक पोत है जिसे मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों में हेलीकॉप्टर और संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। हालांकि इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। बताइए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? डायरेक्ट आप लोग को इतना ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो आपको 96 रहा है। कितना रहा? तो 96 रहा है, याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ नहीं पढ़ पाए भैया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया पढ़ने में। तो नहीं पढ़िए तो लेंगे, लेकिन मुश्किल हो गया पढ़ने में, थोड़ा सा मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मुँह में नहीं मेरा उलट रहा था। बताइए पेरिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? पेरिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भारत और फ्रांस के सह अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन जनवरी 2025 में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्या? बिल्कुल आपका सही नहीं है, याद रखिएगा। बाकी आपका देखिए बी आपका सही हो जाएगा, डी आपका सही, सी आपका बी, सी और डी आपका सही हो जाएगा। पेरिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन के बारे में बी सही है, सी सही है और डी आपका सही है। इसमें पूछ रहा था कौन सा आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में एरो इंडिया 2025 की मेजबानी की है? तो ये निम्नलिखित में से किस शहर ने एरो इंडिया 2025 की मेजबानी की है? तो किस देश ने आपका किए हैं? तो ये आपका बेंगलुरु की है। तो मेजबान आपका कौन किए हैं? किस शहर की है? सॉरी, किस शहर ने एरो इंडिया 2025 की मेजबानी की है? तो आपका बेंगलुरु किए हैं। देखिए एरो इंडिया रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैज्ञानिक और रक्षा प्रदर्शनी है। इसका 15वां संस्करण एरो इंडिया 2025 10 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के यलहंगा वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। निम्नलिखित में से किसने BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर यानी कि BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगत महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो आपका कौन जीते हैं? तो आपका देखिए अवनी लेखरा जीते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभारंभकर निम्नलिखित में से कौन सा था? राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर निम्नलिखित में से कौन था? शुभंकर निम्नलिखित में से आपको कौन था? तो आपका मौली थे। देखिए भारत के राष्ट्रीय खेल 2025 का 38वां संस्करण उत्तराखंड द्वारा 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर मेली था। क्या था? मेली था। 58 नंबर प्रश्न बताइए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार की ओर भू राजस्व का संग्राहक, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वर्ष 1793 में बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को मध्यस्थ के रूप में मान्यता दी गई थी कि जो किसानों से भू राजस्व
एकत्रित करते थे और ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करते थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। बताइए 19वीं शताब्दी में आरंभिक वर्षों में बंगाल के कृषि संरचना में अधियार शब्द का क्या तात्पर्य था? बताइए इसका क्या तात्पर्य था? तो खेती करने वाले उपज का एक हिस्सा जमींदार के साथ साझा करने का वाले टवाईदार। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए 19वीं शताब्दी में बंगाल के अधिकार जिन्हें बगदार भी कहा जाता था, ऐसे टवाईदार कृषक थे जो जोतदार या जमींदार की भूमि पर खेती करते थे। वे प्रायः कृषि उपज का लगभग आधा भाग जोतदार या भूमि स्वामी को किराए पर दे देते थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 के। बताइए निम्नलिखित में से संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? सबको पता है संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता आपका सिंधु मुर्मू तथा कान्हू मुर्मू थे। याद रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न बताइए दक्कन दंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुए थे? दक्कन दंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुए थे? तो 1875 में हुए थे। देखिए दक्कन दंगे वर्ष 1875 में मुंबई प्रेसिडेंसी में पुणे यानी कि वर्तमान पुणे तथा अहमदाबाद जिले में हुए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन आपका सही है? ये कथन एक में आपका है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मुंबई दक्कन के क्षेत्र में हुई थी। बिल्कुल सही है, को काट ही नहीं सकता। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राशियों का बंदोबस्त सीधे रैयत के साथ किया जाता था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 3 आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है। आपको याद करना बेहद जरूरी है। 3 में देखिए सूची 1 में आपका व्यक्ति दिया हुआ, सूची 2 में आपका गतिविधि का क्षेत्र दिया हुआ। क्या करना है? मिलाना। रानी लक्ष्मीबाई के गतिविधि क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई का आपका क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो रानी लक्ष्मीबाई का आपका झांसी हो जाएगा। नाना साहब का क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो नाना साहब का क्षेत्र आपका हो जाएगा कानपुर। कुंवर सिंह का क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो आरा हो जाएगा। बर्जिश का कदर का आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो आपका अवध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? कथन ए में अवध पर वर्ष 1801 में सहायक संधि लागू की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। बिल्कुल आपका सही है। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत अवध का ब्रिटिश से राज्य विलय कर लिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। केवल एक कथन आपका सही है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। 65 नंबर प्रश्न बताइए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के अनुसार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित की गई थी? तो आपका 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत में बाल विवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि इस अधिनियम के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में यह संशोधन द्वारा क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष यानी कि 21 वर्ष लड़का का और 18 वर्ष लड़की का किया गया था। याद रखिएगा। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी रूप में वर्णित किया था? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी रूप में वर्णित किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी वर्णित किए थे। कौन किए थे? लॉर्ड डलहौजी को नियंत्रित किए थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते थे कि वर्ष 1851 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी यह कहकर संबोधित किया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 की ओर। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 में देखिए आपका है सहायक संधि की योजना लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बनाई गई थी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए। 2 में देखिए आपका है इस संधि के तहत ब्रिटिश अपनी सेवाएं सहयोगी शासक राज्य क्षेत्र में तैनात करते थे। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश की अनुमति के बिना सहयोगी शासक न तो अन्य राज्य के साथ संधि कर सकता था और न ही युद्ध कर सकता था।
चूँकि बिल्कुल आपका कथन 3 भी आपका सही है। याद रखिए सहायक संधि के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही हो जाए। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, याद रखना है। अगला 68 नंबर प्रश्न बताइए, भारत के प्रथम अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? भारत में प्रथम अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो 1872 में आपका ये प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। तो निम्नलिखित में से किस वायसरॉय ने वर्ष 1864 में अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया, जिसे ग्रिप्स ऋतु के दौरान सरकार को पर्वतीय स्थल पर स्थानांतरित करने का परंपरा स्थापित हुई थी? तो आपका जॉन लॉरेंस किए थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अपनी परिषद को आधिकारिक रूप से शिमला स्थानांतरित किया। इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु के दौरान ब्रिटिश भारतीय सरकार के मुख्यालय को पर्वतीय स्थल पर स्थानांतरित करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 की ओर। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो आपका 1911 में आपका कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, सबको पता है भी। उसके बाद आपका बिहार हुआ था 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दांडी मार्च प्रारंभ किया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से किसने ए वॉच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह प्रकाशित किया? निम्नलिखित में से किसने एक वॉच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पत्रों का संग्रह प्रकाशित किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित एंड ए वॉच ओल्ड लेटर्स पुस्तक वर्ष 1858 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान नेहरू द्वारा लिखे गए पात्रों का संकलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। तो आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बताना कि पहला कौन सा हो। देखिए पहला आपको रोलेट सत्याग्रह आपका पहला हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर बारदोली सत्याग्रह हुआ था, फिर आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम हर बारे में समझा देते हैं। देखिए रोलेट सत्याग्रह का पहले हम लोग जानते हैं। ठीक है, रोलेट सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी द्वारा दमनकारी रोलेट अधिनियम के विरुद्ध किया गया था। उसके बाद आ जाएगा असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन यानी कि खिलाफत आंदोलन से जुड़ा असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पहली राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बन गया था 1920 से लेकर 1922 में। उसके बाद आपका बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुए एक समझौता था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, प्रश्न नंबर 74 के। निम्नलिखित में से कौन से बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं? तो कौन संबंधित है? तो इसमें इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। चलिए एक तो आंसर आप लोग को बताना है, इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। चलिए आज का आखिरी नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 75 के पार्ट 2 देखेंगे हम लोग कल। जो सेट आपका छूट गया तभी बस वही सेट हम पीछे से कवर कर रहे हैं। तो ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक शिक्षा नीतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? कथन 1 में देखिए, प्रशासन के लिए उपयोगी प्राचीन संस्कृति ग्रंथों का अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1791 में बनारस में संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सत्य। कथन 2 में आपका है, अरबी फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई थी। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। 75 नंबर का। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो गया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।